गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि प्रोटीन जो है बच्चों वो एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है ना। तो जस्ट अ मिनट। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। ये एमिनो एसिड्स को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? RCH NH2 COOH। तो यहाँ पे इसके पास में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा आपको फंक्शनल ग्रुप दो होता है। एक तो ये अमीन होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और ये आर जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट ग्रुप होता है ना। सब एमिनो एसिड में, अलग अलग एमिनो एसिड में आर ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। अब प्रोटीन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? थ्री पार्ट्स में। तो सबसे पहला जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल प्रोटीन होती है। फिर से दूसरा, दूसरी प्रोटीन है वो आपकी एसिडिक प्रोटीन है ना। तीसरी प्रोटीन है बेसिक प्रोटीन। तो बच्चों देखो, न्यूट्रल प्रोटीन जो होती है उसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो एमिनो ग्रुप है ये और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनका नंबर सेम होता है, ठीक है। तो NH2 ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ज्यादा होते हैं एमिनो ग्रुप की कंपैरिजन में, तो प्रोटीन एसिडिक हो जाती है। बेसिक प्रोटीन में आपका COH ग्रुप का नंबर जो है वो NH2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप का नंबर जो है वो COH ग्रुप से ज्यादा होता है, तो प्रोटीन जो है वो बेसिक प्रोटीन कहलाती है। ओके। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड्स जो है बच्चों वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखिए, एमिनो एसिड एसेंशियल जो होते हैं ना वो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो हम क्या करते हैं, उसको डाइट से लेना पड़ता है, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है बच्चों? अब देखिए, और जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उसको आपको डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये आपका तीनों प्रोटीन जो है, हमने न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक प्रोटीन की बात की, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस की। जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? एमिनो एसिड मिलेगा। ये एमिनो एसिड जो भी मिलते हैं ना वो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। सारी एमिनो एसिड्स के ट्राइवियल नेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सारी एमिनो एसिड्स के ट्राइवियल नेम होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आपकी एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये आपका एमिनो एसिड है बच्चों, ग्लाइसिन, है ना। एमिनो एसिड जो है
ग्लाइसिन है। इस ग्लाइसिन को हम ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ग्लूकोस, ग्लाइकोस, ग्लाइकोस से लिया गया है, GLYCOS। इस ग्लाइकोस का ग्रीक वर्ड में मीनिंग होता है बच्चों स्वीट। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? स्वीट। तो ये जो ग्लाइसिन जो होता है वो स्वीट टेस्ट होता है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइसिन पड़ा। ठीक है, तो ये ट्राइवियल नेम जो उसकी प्रॉपर्टी को लेके इनके नाम है। एक और आप एमिनो एसिड देख लीजिए। ठीक है, एक एमिनो एसिड है टाइरोसिन। क्या है? टाइरोसिन। टाइरोसिन एमिनो एसिड जो होता है उसको ग्रीक में मीनिंग होता है इसका टाइरोस, TYROS। टाइरोस का मतलब होता है चीज। ठीक है, तो टाइरोसिन कहाँ से ऑब्टेंड होता है? चीज से ऑब्टेंड होता है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसके सोर्स जहां से ऑब्टेंड होते हैं उसकी अकॉर्डिंग इसके नाम होते हैं। अब देखिए, एमिनो एसिड्स का नाम लिखने के लिए हम 3 लेटर सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं? 3 लेटर सिंबल्स यूज करते हैं। तो यहाँ फिर कभी कभी जो है हम 1 लेटर सिंबल भी यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के लिए ये 3 लेटर यूज करते हैं, ग्लाई। या फिर कभी कभी हम इसकी जगह पे जी भी यूज करते हैं। ठीक है, ये 1 लेटर। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। जैसे एलानिन है, एलानिन के लिए हम 3 लेटर वर्ड यूज करते हैं, एला। या फिर इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मतलब एमिनो एसिड का 3 लेटर सिस्टम और 1 लेटर सिस्टम जो है वो नाम लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चों एमिनो एसिड जो है उसका कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए, एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? ये तो हमने अभी सिंबल देखा है इनके। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो एमिनो एसिड जो होते हैं कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। है ना, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? सॉल्ट की तरह। है ना, इंस्टेड ऑफ एसिड और बेस ये किससे बिहेव करते हैं? ये सिंपल एमीन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी तरह बिहेव नहीं करते हुए ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये ज्यूटर आयन की फॉर्म में रहते हैं। एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहते हैं? ज्यूटर। इस फॉर्म में रहते हैं, ज्यूटर फॉर्म आयन। ज्यूटर आयन की फॉर्म में ये रहते हैं। ओके, देखिए ज्यूटर आयन क्या होता है? इस ज्यूटर आयन जो है एक्चुअल में, देखिए ज्यूटर आयन होता है कि जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COH ग्रुप जो होता है ना, तो जो वो प्रोटॉन लूज करता है, इट लूज प्रोटॉन। और NH2 ग्रुप जो होता है एमिनो एसिड का, वो क्या करता है? इस प्रोटॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपका NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोटॉन लूज करके, ये प्रोटॉन लूज करके यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं हम, इस फॉर्म में आ जाएगा, CO- के फॉर्म में आ जाएगा। और ये प्रोटॉन को ले लेगा। इस तरीके से ये आयनाइज हो जाते हैं। तो इनके पास में दोनों आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ज्यूटर आयन क्या होता है? न्यूट्रल स्पीशीज होती है। तो बच्चों देखते हैं इसको कैसे ज्यूटर आयन फॉर्म होते हैं। ये आपका, मैं एक एमिनो एसिड बना रहा हूँ। ये एमिनो एसिड है। ठीक है, अब देखिए, ये एमिनो एसिड जो है इसका
ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और ये H प्लस कौन ऑप्टेंड कर लेगा, ये NH2। तो क्या बन जाएगा, RCH। NH2 जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लेगा तो NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो बच्चों ये ज्विटर आयन जो होता है डाइपोल आयन होते हैं। कैसे होते हैं, डाइपोल। ठीक है, इनमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों ही होते हैं। मतलब ये प्लस चार्ज वाला भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है। इसलिए ये दोनों चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होते हैं ज्विटर आयन। और ये इसी ज्विटर आयन की जो फॉर्म, ये ज्विटर आयन बनने की वजह से ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेव करते हैं। कैसे होते हैं, इनका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब ये एसिड एंड बेस दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। ठीक है, ज्विटर आयन का बिहेवियर होता है एम्फोटेरिक बिहेवियर, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब बच्चों जितने भी नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स होते हैं वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, सारी एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इनकी एक्चुअल में एसिमेट्रिकल कार्बन होता है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है, ठीक है, GLYCINE, ये ग्लाइसिन जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। बाकी सारी एमिनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं वो उसमें एसिमेट्रिकल कार्बन होता है और ये दो फॉर्म में मिलते हैं, D एंड L फॉर्म। किस फॉर्म में मिलते हैं, D एंड L फॉर्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना वो आपके L फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, L फॉर्म में। इसका मीनिंग ये है कि NH2 ग्रुप जो होता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो जितने भी L फॉर्म में अमीनो एसिड है NH2 ग्रुप कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अलावा सारी एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है। ठीक है, इनका दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, D और L। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं वो L फॉर्म में होते हैं, मतलब NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोटीन जो होती है वो आपके एमिनो एसिड का पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड का, ये ए का मीनिंग होता है बच्चों एमिनो एसिड, इसका पॉलीमर होता है। और ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। किससे, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। इससे जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब ये पेप्टाइड लिंकेज करते हैं, मतलब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा रहता है, तो जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका इलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इलिमिनेशन हो जाता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कैसी होती है बच्चों, इस तरीके की होती है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, या इसको CONH, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब दो एमिनो एसिड मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, डाईपेप्टाइड। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि कैसे। देखिए, हम यहाँ पे दो एमिनो एसिड लेते हैं और डाईपेप्टाइड कैसे फॉर्म होता है। ये आपका NH2 है, एक तो ग्लाइसिन ले लेता हूँ मैं आपका, ये ग्लाइसिन है। ठीक है, एमिनो एसिड। अब रिएक्ट करवाते हैं इसकी हम एलानीन से, है ना, एलानीन के साथ में इसका ये NH2 CH CH3 COH। ठीक है, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर का। यहाँ से एक OH निकाल लो, यहाँ से एक H निकाल लो। ठीक है,
इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप एक एच को ऐसे ही रखो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए, ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है, दोनों एमिनो एसिड आपस में जो है क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। पेप्टाइड एक COH दूसरा NH2 ग्रुप के बीच में होगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा एक। तो बाकी आप ऐसे का ऐसे लिख दीजिए इसको, CONH CH CH3 COH, ये हो गई आपकी पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिल एलानिन, इसको हम GLY ALA भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म किया इसने, डाई पेप्टाइड फॉर्म किया है ना। अब बच्चों इसी तरीके से बच्चों है ना, आपका ट्राईपेप्टाइड फॉर्म होगा, टेट्रापेप्टाइड फॉर्म होगा। तो ट्राईपेप्टाइड आप कब लिखेंगे, देखिए बच्चों, ट्राईपेप्टाइड जो है वो 3 एमिनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसको हम ट्राईपेप्टाइड बोलते हैं। टेट्रापेप्टाइड क्या होता है, 4 एमिनो एसिड। ठीक है, पेंटापेप्टाइड 5 एमिनो एसिड, हेक्सापेप्टाइड 6 एमिनो एसिड। इस तरीके से जो है आपका ये पेप्टाइड फॉर्म होते हैं। अब देखिए, ये पेप्टाइड जो होते हैं एक्चुअल में जनरली 100 एमिनो एसिड से ज्यादा वाले जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, 100 एमिनो एसिड से ज्यादा एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कितने एमिनो एसिड जो है होने पर वो प्रोटीन बोलेंगे और कितने अमीनो एसिड होने पर उनको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो ऐसा कोई शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड जनरली 100 एमिनो एसिड से ज़्यादा एमिनो एसिड जो है वो अपने मतलब जुड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। लेकिन आपने देखा होगा इंसुलिन जो है उसमें 51 एमिनो एसिड ही होता है। ठीक है, उसमें 51 एमिनो एसिड ही रखता है इंसुलिन। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रोटीन के शेप और स्ट्रक्चर की। तो प्रोटीन का जो शेप जो है वो देखिए, दो तरीके की प्रोटीन होती है बच्चों। एक तो होती है आपकी फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में एक्चुअल में पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो पैरेलल होती है ना। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से पैरेलल रन करती है। ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये पैरेलल रन करती है और आपस में जो है वो किससे जुड़ी रहती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में जुड़ी रहती है। एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनमें, दूसरे जो है बच्चों आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल। एक तो किरेटिन प्रोटीन होती है। किरेटिन प्रोटीन हेयर वूल और सिल्क में होती है। किससे होती है, हेयर वूल एंड सिल्क, इसमें किरेटिन प्रोटीन होती है। दूसरी प्रोटीन होती है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन मसल्स में होती है।
ये दोनों ही केराटिन और मायोसिन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन होती है। दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में जो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड होती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो कॉइल्ड होती है। और क्या करती है ये, एक्चुअल में स्पेरिकल शेप में होती है। कैसे होती है बच्चों? ठीक है। और यहाँ पे जो फाइब्रस प्रोटीन का जो शेप था ना, वो फाइबर लाइक था, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या हो रही है, पैरेलल रन कर रही है। मतलब फाइबर में इसी तरह का होता है ना, लॉन्ग चेन, मतलब एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे भी एक्चुअल में क्या होता है कि दो चेन जो होती है वो डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है ना, और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे ये कॉइल्ड हो जाती है और स्पेरिकल शेप में आ जाती है। किसमें आ जाती है? स्पेरिकल शेप में। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वाटर सॉल्युबल होती है। अब देखिए इसके एग्जांपल, इंसुलिन और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन। ये दोनों जो है वो आपके फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब शेप जो होता है प्रोटीन का, 4 टाइप की होती है प्रोटीन। ठीक है, कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। तो सबसे पहला जो शेप है वो एक्चुअल में वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इस तरीके से 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, है ना, और उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चे, इसमें एमिनो एसिड जो होता है वो स्ट्रेट चेन के अंदर, ये स्ट्रेट चेन में है। ये सारी आपको डॉट डॉट दिख रही है, ये क्या है? एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर बॉन्डेड होते हैं, है ना। और इनकी जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है ना। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन बनता है वो एमिनो एसिड के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है ना। और साथ ही साथ में वहां पे आपका मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। और ये स्पेसिफिक वाटर के अंदर सारी एमिनो एसिड जो है वो आपके मतलब बॉन्डेड होते हैं। अब यहाँ पे जब आप एमिनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो प्रोटीन की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन की जो मतलब एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस होती है एमिनो एसिड की, है ना। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो फॉर्म में मिलती है। ये आपको दिख रहा है फोल्ड हो गई है, प्रोटीन जो है ये फोल्डेड होती है ना, ये फोल्ड हो रही है। वो स्ट्रेट चेन थी, ये फोल्डेड है। ये दो दो फॉर्म में मिलती है, एक तो होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, इस दो फॉर्म में मिलती है कौन? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम, देखिए बच्चों ये जो है आपका, ये अल्फा हेलिक्स है, ये जो है आपका अल्फा हेलिक्स है ना। और ये दूसरा जो है वो बीटा प्लेटेड शीट है। तो ये दो जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की कैसी है? 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। अब जो अल्फा हेलिक्स होती है ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। देखिए राइट हैंड से ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो ये जो है आपकी राइट हैंडेड हेलिक्स है। तो यहाँ पे एक्चुअल में राइट हैंड साइड के अंदर ट्विस्टिंग हो रही है ना, पॉलीपेप्टाइड की चेन की राइट हैंड साइड में ट्विस्टिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए पॉलीपेप्टाइड जो होता है CO और ये NH, ये जो है ना, इन दोनों के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है CONH। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड है ना, जब ट्विस्ट करती है तो उसी का एक का NH ग्रुप दूसरे के CO ग्रुप के जस्ट सामने आ जाता है और क्या हो जाती है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, एक का NH और दूसरे का CO। इस तरीके से ये जब सामने आके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें कैसी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो CO और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और वो एक ही आपकी मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हो रही है।
और जब ये ट्विस्ट करती है तो NH ग्रुप CO ग्रुप के जस्ट सामने आ जाता है। ये CO NH ग्रुप के सामने आ रहा है, ये CO जो है वो NH ग्रुप के उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के सामने आ रहा है, और वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। ये क्या बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, अब देखिए, और ये हेलिक्स कैसी है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये दिख रही है आपको, राइट हैंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, एक्चुअल में जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो अपने आप को इतना स्ट्रेच कर देती है कि उसका एक्सटेंशन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहती है, तो इस तरीके से एक शीट बनती है। देखिए बच्चों, ये जो है ना, इस तरीके से एक शीट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बीटा प्लेटेड शीट है। ये आपस में क्या है बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहती है। मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के CO ग्रुप है और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का NH ग्रुप है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कैसी हो जाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब अलग अलग आपकी चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये देखिए ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपको दिख रही है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये देखिए, और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही होगी। ये जो है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, है ना, इन दोनों के बीच में। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। देखिए, ये दूसरी चेन है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब दो अलग अलग चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, है ना। अब हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। तो बच्चों टर्सरी स्ट्रक्चर ये वाला है। देखिए, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में कॉइल करता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर फोल्ड हो जाता है। फर्दर, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे मान लीजिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये फर्दर फोल्ड होकर टर्सरी स्ट्रक्चर बनाया। तो ये आपकी कंपेरेटिवली, ये जो है आपकी मतलब वहां पे क्या, अल्फा हेलिक्स के अंदर तो ट्विस्टिंग थी, है ना, बीटा प्लेटेड शीट में आपकी एक शीट बनी थी, और वो आपस में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में फोल्ड करके इस तरीके से ये टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मतलब मेजर टाइप की प्रोटीन होती है टर्सरी टर्सरी स्ट्रक्चर में। एक तो होती है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस और दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। और यहाँ पे जो इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो देखिए ये हाईली मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब बॉन्ड जो है इसके अंदर ज्यादा होंगे, है ना। दूसरा, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। तीसरा, इसमें वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चौथा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बच्चों इस तरीके से इतने सारे इसमें अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्सरी स्ट्रक्चर में। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी प्रोटीन जो होती है ना उसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में।
दो तो यहाँ पे आपको दिख रही है, एक तो इस कलर की और दूसरा ये कलर का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है। ठीक है, एक तो ब्लू कलर की, दूसरा आपका ग्रीन कलर की पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो दो अलग अलग कलर की आपको पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है दो या दो से ज्यादा होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स। ठीक है, इन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं सब यूनिट्स। और इनका जो ऐसा सेप्टल अरेंजमेंट होता है कि ये जो है आपस में अपने आप को कॉइल करके एक्चुअल में टर्स मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, ये जहाँ पे आप देखिए आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है एक्चुअल में, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो आपकी सब यूनिट होती है ना, दो सब यूनिट अल्फा और बीटा है ना, इस तरीके की सब यूनिट होती है उसमें। तो एंजाइम्स के अंदर भी होती है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के डीनेचुरेशन की बात करते हैं। देखिए, डीनेचुरेशन क्या होता है? प्रोटीन का खराब होना, है ना। मतलब आपने देखा होगा कि जो एग होता है ना, जो एग वाइट का कोएगुलेशन, उसको भी हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। और दूसरा है कि जो मिल्क जो होता है जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको भी हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इस डीनेचुरेशन में क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमको पहले समझना होगा कि जो प्रोटीन एक्चुअल में किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इस प्रोटीन के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी और 3D स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो अपनी नेटिव स्ट्रक्चर में होती है जब उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। अब बच्चों इस नेटिव प्रोटीन का जो ये नेटिव प्रोटीन है ना, इसके अंदर यदि हम कोई चेंज करें, ठीक है, इस नेटिव प्रोटीन में हम चेंज करें, किस में चेंज करते हैं, यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं या फिर हम पीएच में चेंज करते हैं या फिर हम कुछ इसमें केमिकल चेंज करवाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, इस नेटिव स्ट्रक्चर की प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगी। हेलिक्स क्या हो जाएगी, अनकॉइल्ड हो जाएगी। अनकॉइल्ड होने पर, हेलिक्स अनकॉइल्ड होने पर प्रोटीन जो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देगी। ठीक है, और इसी को मतलब जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, अब इस डीनेचुरेशन से क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो इंटैक्ट होता है। क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बच्चों प्रोटीन का लूज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों ये हो गया प्रोटीन का डीनेचुरेशन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम बात करते हैं एंजाइम की। तो देखिए एंजाइम जो है, एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब ये बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कैटलिस्ट काम करते हैं ना, वैसे का वैसे ये बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं, इसीलिए इसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं।
जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोसेस, जैसे फूड का डाइजेशन, फूड का डाइजेशन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंजाइम जो होता है फूड का डाइजेशन करते हैं, है ना। तो जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है, एमाइलेज, है ना। ये सारे एंजाइम जो होते हैं, है ना, लाइपेज, ये सारे एंजाइम जो है फूड के डाइजेशन में काम आते हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल में कोई मॉलिक्यूल होता है अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल में भी आपका एंजाइम काम आते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत सारे एंजाइम काम आते हैं। इसमें भी एंजाइम काम आते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक्चुअल में बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्क करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में वर्क करते हैं। तो एंजाइम जो होता है उनका नेचर कैसा होता है बच्चों? एंजाइम का नेचर, एंजाइम होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या होती है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है। अब देखिए स्पेसिफिक जो है ना एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ओके। अब एंजाइम के एंड में हम क्या लगाते हैं बच्चों? एज। क्या लगाते हैं? एज। ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे काम करने वाले एंजाइम, जैसे आपको पता है माल्टोज, माल्टोज पे जो ये माल्टोज का सबस्ट्रेट, इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा तो वो सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा देंगे। तो इस एंजाइम का नाम जो माल्टोज पे काम करता है उसको बोलते हैं माल्टेज, ठीक है। ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टेज ग्लूकोज में। इसी तरीके से बच्चों देखो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैसे, मतलब एंजाइम रिएक्शन के ऊपर एंजाइम का नाम कैसे होता है। जैसे ऑक्सीडो, ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। इस तरीके से ये रिएक्शन के ऊपर एंजाइम का नाम होता है, या सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम का नाम होता है, ठीक है। ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए एंजाइम कैसे वर्क करती है। तो एंजाइम जो होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, है ना, नीड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो केमिकल कैटलिस्ट जो होते हैं, जो हमने पढ़ा था, केमिकल कैटलिस्ट क्या करते हैं एक्चुअल में? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट। तो ये एंजाइम भी क्या कर देते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। एक्टिवेशन क्या होती है बच्चों? एनर्जी। इस तरीके से हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, है ना। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को एनर्जी को बोलते हैं, उस बैरियर को मतलब क्रॉस करना जरूरी होता है ना। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी के बैरियर को क्या करना पड़ता है बच्चों? हम्म, ये एनर्जी का बैरियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको क्रॉस करना पड़ता है तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बच्चों? एंजाइम कम कर देता है। तो एक नया पाथवे जो है वो आपका फॉलो करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और ये जो है वो एंजाइम की एब्सेंस में, ठीक है, रिएक्शन हो रही है। तो देखो एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ओके। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। तो आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सुक्रोज की एक्टिवेशन एनर्जी होती है 6.22
किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की एक्टिवेशन एनर्जी है। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किस में होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो उसके लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। लेकिन यदि सुक्रेज एंजाइम यदि प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, और वो कम होकर कितनी हो जाएगी, 2.15 किलो जूल पर मोल रह जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज। ठीक है, तो सुक्रेज ने क्या किया बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। ठीक है, और जब सुक्रेज नहीं था, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी आपकी सुक्रोज की, 6.22 किलो जूल पर मोल। ओके, अब देखिए ये आपका पार्ट सेकंड खत्म हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।